ओके, बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बट जरा ये इमेज देखिए, ये एक इमेज देखिए और इसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करिए। ये इमेज देखिए और इसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करिए। एक एलिमेंट वहां पे मिसिंग है, अगर मैं वो बता दूं आपको तो, जैसे कि यहां पे पोटेशियम होना चाहिए। तो अगर आप एक चीज देखोगे तो आपके जो पीक ऑफ द कर्व है, ठीक है, ये कर्व का जो पीक है, ये आपका क्या है, वहां पे एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जरा एक ट्रेंड बताइए यहां पे क्या हो सकता है, या कोई पैटर्न अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि लोथरमेयर ने किया भी यही है, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। मतलब नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट, बट उनका काम इतना ही था, उन्होंने इसको प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास को प्लॉट किया, और यहां पे एक पैटर्न फाइंड आउट किया है। इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, और एटॉमिक रेडियस ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा होना भी किसका चाहिए, एल्कली मेटल्स का होना चाहिए, ये बात सही है। और बताइए कोई पैटर्न। जैसे एक पैटर्न जो और दिख रहा है वो ये कि जितने भी, मतलब आज की डेट के हिसाब से जितने भी इंफॉर्मेशन में आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो आपके लोअर पार्ट ऑफ द कर्व में है। आपको कुछ मिला मैम? इसके अलावा एक चीज और देख सकते हैं कि जो मेरे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हमेशा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में है। देखिए आपके पास वहां पे सोडियम के बाद मैग्नीशियम कहां है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व के मिड में है। इस वाले में भी आपका पोटेशियम के बाद कैल्शियम कहां पर है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व के मिड में है। यहां पे आपका स्ट्रोंशियम कहां पर है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व के बीच में है, मतलब वो तो वहीं पर खत्म हो गया है। क्या ये बात समझ रहे हैं? चलिए तो जरा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लोथरमेयर कर्व, LOTHER MEYER, सॉरी LOTHER नहीं, वो अरे वो तो आप गलत सर्च करोगे तो भी सही रिजल्ट आ जाता है ना, MEYER। चलिए जरा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इज इट ओके इफ आई डिक्टेट दोस पॉइंट्स टू यू? ठीक है, आई विल बी सुपर स्लो, ठीक है। जरा पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, सॉरी नो, एक्स वर्सेस वाई, एक्स वाई ग्राफ होता है ना। और एक्स एक्सिस पे आप ज्यादातर वो चीजें रखते हो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जैसे अगर आपको स्पीड वर्सेस टाइम को ग्राफ का प्लॉट करना है तो आपका टाइम कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, कैंडेला एंड मोल्स। 6 हो गई, एक बच रहा है, हाँ? नो 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 नो, लेंथ, मास, टाइम और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, करंट। इन 7 में से एक इंपोस्टर है। टेम्परेचर हो गया, हाँ, करंट एक इंपोस्टर है। क्यों? नहीं, एक्चुअली करंट
देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये है जो किसी और पर डिपेंड ना करती हो, लेकिन करंट आपका टाइम पे डिपेंड करता है, Q बाई टी। एक्चुअली चार्ज होना चाहिए था फंडामेंटल, लेकिन करंट को इसलिए लिया है क्योंकि 15 एम्पियर्स की जगह फिर अगर हम उसको चार्ज में बोलते तो वो बहुत ही लंबी चौड़ी वैल्यू आती, तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। वैसे तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम ना, क्योंकि अगर करंट आपका स्टैटिक है तो सॉरी चार्ज आपका स्टैटिक है तो करंट कितना होगा, 0। इस वक्त आपके इन वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आप किसी भी तरीके से करंट के फ्लो को रोक दो तो फिर आपका किसी भी तरीके से अगर आप चार्ज के फ्लो को रोक दो तो करंट कितना हो जाएगा, 0। चलिए तो जरा लिखिएगा पहला पॉइंट, he plotted a curve between atomic weight and atomic volume of different elements फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। पहला, most electropositive element that is alkali metals occupy the peak position on the curve. Occupy the peak position of the curve. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सॉरी पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव that is less electropositive, that is alkali earth metal, less electropositive, that is alkali earth metal occupy descending position on the curve. नेक्स्ट लिखिएगा, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स occupy bottom part of the curve. नेक्स्ट लिखिएगा, most electronegative elements, that is halogens
occupy ascending position on the curve, occupy ascending position of the curve। चलिए जरा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा सॉरी, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी वार्निंग तो दी नहीं। आज का लेक्चर और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर का हाफ, ये आपका थोड़ा सा राइटिंग पर्पस से थोड़ा हैवी रहेगा, क्योंकि इसमें बस हमको ना फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी की ही तौर पे, लेकिन लिखने हैं उनको, वी कांट स्किप देम। लेकिन उसके बाद से चीजें आपकी वापस से लॉजिकल ट्रैक पे शुरू हो जाएंगी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन ये यहां से 1.5 लेक्चर आपको थोड़ा लिखना ज्यादा है, ठीक है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई गेस आपने ये थोड़ा सा पहले पढ़ा भी होगा, मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। कहीं ना कहीं जो आज की हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो यही था। तो क्या होता है मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? व्हाट इज बोलिए। नहीं नहीं, एक बुरा इंसान और एक कम अच्छा इंसान सेम नहीं हो सकते ना। नहीं सर, लेकिन ये टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है। हाँ, बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आपके एल्कली मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अरे नहीं यार, सर वही होता है। देखिए बात सुनिए, आपका जो सोडियम है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, मैग्नीशियम उससे थोड़ा देर में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। और आपका जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर नॉट सेम थिंग। अरे इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? हाँ, लेट्स से पर्सन ए, ठीक है, लेट्स से पर्सन ए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। आप अपने आप को कहां रखते हो? और दुनिया का सबसे खराब इंसान लेट्स से पर्सन सी है, आप अपने आप को उन दोनों के बीच में कहां रखते हो? सी के पास या बी के पास? बीच में। तो बस आप इस चीज को समझिए कि कोई इंसान अगर कम अच्छा है तो वो बहुत बुरा नहीं है। बात समझ रहे हो? आपने अगर छोटे मोटे झूठ बोल दिए तो आप थोड़े बुरे हो सकते हो, लेकिन आप अभी भी उन पॉलिटिशियन से बहुत अच्छे हो जो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। सर लेकिन हमें 10th में यही पढ़ा है। तो देखिए मेरी बात समझिएगा, जो मेरे एक है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसके रेफरेंस में ये वाले मतलब बगल वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। वैसे ही आपके हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन उसके बगल वाला ग्रुप 16 आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ रहे हो आप? तो ये देखिए, मैं उस चीज को ये भी नहीं बोलूंगा कि 10th में आपको जानबूझ के गलत पढ़ाया गया है। वो है क्या ना कि आप जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो
चीजों को ना इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सिनेरियो नहीं है यहां पे, ठीक है। अब जैसे आप ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13 में जाओगे, तो ग्रुप 13 आपका कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कम हो चुका है। बात समझ रहे हो? आप ग्रुप 15 में आ जाओ, हाँ नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, तो वो अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द हेलोजेंस। बात समझ रहे हो आप? चलिए, मेंडलिस का पीरियोडिक लॉ क्या होता है? हाँ कोई बता रहा था। The physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic mass. Atomic mass. इसका मतलब क्या है कि आपके पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? What do you mean by periodic function? नहीं, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? What do you mean by periodic function? Why it is called periodic table? At regular interval चीजें आपकी वापस से रिपीट होती रहती हैं। जैसे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है और जो रोटेशन है वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। आपकी और मेरी जो, हाँ लास्ट फ्राइडे को अगर छोड़ दें तो आपकी और मेरी जो क्लासेस है वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि वो एवरी फ्राइडे रिपीट हो रही है। तो कोई भी चीज जो आपकी फिक्स इंटरवल पे बार बार रिपीट होती चली जाए, उसी चीज को आप क्या कहते हो? पीरियोडिक फंक्शन। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास का, कि जैसे जैसे आपका मास वापस से रिपीट होगा आपके पास प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएंगी। लेकिन आगे जाके यही लॉ आपका चेंज हो जाता है, आगे जाके ये क्या बन जाएगा? एटॉमिक नंबर। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब आप एटॉमिक नंबर को एक फिक्स्ड ऑर्डर में रोटेट करो तो उनकी प्रॉपर्टीज बार बार सेम आती चली जाएंगी। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये पर्टिकुलर टेबल अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और इसलिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है कोई जानता है? देखिए, इसके पहले जितनी भी टेबल्स थी, ठीक है, चाहे वो लुथर मेयर ने जो अटेम्प्ट किया था या फिर उसके पहले न्यूलैंड ने किया था, जिसने भी अटेम्प्ट किया था वो उस वक्त जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो उनको भी ठीक से अरेंज नहीं कर पाए थे। इसने, मेंडलीव ने सिर्फ वो एलिमेंट्स ही अरेंज नहीं किए थे, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए थे। अभी सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि आईपीएल कौन जीतेगा इस साल, और आज का नहीं, आज के 5 साल बाद का, मैच टू मैच। बात समझ रहे हो आप? और इन्होंने वही काम किया था। इन्होंने 3 एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था कि नहीं, आज की डेट में इनके टाइम पे वो एलिमेंट्स थे नहीं, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये आगे जाके ये एलिमेंट्स मिलने चाहिए इस एटॉमिक मास का, और वही एटॉमिक मास का एलिमेंट हमको मिला भी। तो आई थिंक दिस इज अ बिग डील। आपने कभी नील्स बोर की थ्योरी पढ़ी है? नील्स बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया होगा ना आपका, उसमें आपने नील्स बोर की थ्योरी पढ़ी? हाँ, जो वो आपको रेडियस के बारे में, रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम ये सब बताते हैं, जो आप रदरफोर्ड के बाद पढ़ते हो, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोर ने वो पूरी की पूरी थ्योरी पेपर पे डिराइव किया था, और उन्होंने पेपर पे ये कैलकुलेशन करके बता दिया था कि आपके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का जो रेडियस होगा वो 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। एंड गेस व्हाट, उनके मरने के 20 साल बाद या 30 साल बाद जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वही नंबर, एग्जैक्ट वही नंबर कैलकुलेट हुआ। बात समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंस है, आपने कभी पीरियोडिक टेबल में देखा है कि रोमन नंबर्स में लिखा होता है 1 2, और फिर जो आपके पी ब्लॉक है, सॉरी जो आपको ग्रुप 13 है वहां पे 3A लिखा होता है, और ट्रांजिशन मेटल्स में 3B लिखा होता है। वो जो रोमन नंबर्स हैं वो यहां से ही आए, क्योंकि इन्होंने पहली बार नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट से सेपरेट किया था। इनके जितने भी पीरियड्स, सॉरी ग्रुप्स थे, वो सारे ग्रुप्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे।
ग्रुप पार्ट ए था और पार्ट बी। पार्ट ए में सारे के सारे कैसे एलिमेंट्स थे? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और पार्ट बी में कैसे थे? ट्रांजिशन। इसीलिए आपके पास जो आज की पीरियोडिक टेबल है उसमें हम यहां पे 1A 2A, लेकिन यहां पे हम लिखते हैं 3B, और यहां पे क्या लिखते हैं? सॉरी 3A, यहां लिखते हैं 3B। और वो ये A और B का सिस्टम आया कहां से? ये मैंडलीव से ही आया, लेकिन हम उसको ज्यादा यूज करते नहीं है। अब हम क्या यूज करते हैं? 1 to 18 नंबर्स। क्या ये बात समझ रहे हैं? चलिए जरा इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं, लिखिएगा जरा। आपने मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ लिखा, लिखिएगा जरा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic weight. फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट में लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला लिखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। दूसरा लिखिएगा 63 elements were known. 63 elements were known. Noble gases were not discovered. He classified elements. He classified the elements in horizontal rows and vertical columns. Horizontal rows are called periods. And there were 7 periods. Vertical columns are called groups. Vertical column are called groups. And there were 8 groups. लिखा आपने यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा, each group up to 7th, each group up to 7th, और ये 7th आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। each group up to 7th is divided into A and B subgroup, is divided into A and B subgroups. A subgroup elements are called
normal elements. B subgroup elements are called क्या आपने पीरियोडिक टेबल में कभी देखा है कि आपके पास जो बीच में एक ग्रुप होता है, ग्रुप 7th, वो एक्चुअली 3 ग्रुप्स का मिलके बना हुआ होता है? कभी ध्यान दिया है आपने इसका? ये आपको दिख रहा है ए, ये कैसे हैं? बी। तो ये ए और बी का जो सिस्टम था वो कौन लेकर आया था? मेंडलीव। और उसके बाद आपको दिख रहा है यहां पे इन्होंने ये 1 2 3 ये 3 ग्रुप को मिला के 7th कहते हैं। जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा और फिर इस पॉइंट से रिलेट करिएगा उसको। लिखिए जरा। द 8th ग्रुप, वापस से आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। द 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ The 8th group consists of 9 elements in 3 rows. The 8th group consists of 9 elements in 3 rows. और यही 3 rows आपके यहां पे क्या बन गई हैं? वो 3 ग्रुप्स बन गए हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप। फिर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखिएगा मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें लिखिएगा पहला पॉइंट प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। डज एनीवन नो उन्होंने नए एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया कैसे था? लाइक हाउ डिड ही केम अप विद द आइडिया कि यहां पे कोई एलिमेंट मिसिंग है? नहीं, एक स्पॉट खाली था नहीं, उन्होंने रखा था खाली, उन्होंने स्पॉट छोड़ा था। प्रॉपर्टी वाइज मैच नहीं हो रहा था, ये भी है, और प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे सडन बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिला था बिटवीन इन द एटॉमिक मास। तो जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपका एटॉमिक मास ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और एकदम से इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब वहां पे कोई एक एलिमेंट बीच में होना चाहिए था। ये उनका प्रिडिक्शन था। तो उन्होंने जो खाली स्पॉट छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको लगता था वहां पे एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका इतना एटॉमिक मास होना चाहिए। और ये उन्होंने एलिमेंट उसका नाम दिया था इका एल्यूमिनियम, जो कि आज की डेट में क्या कहलाते हैं हम उसको? गैलियम। हमारे उन्होंने एक और नाम दिया था इका बोरॉन, जिसको आज हम क्या कहते हैं? स्कैंडियम। ऐसे 2 और एलिमेंट्स हैं, जरा इनको लिख लीजिएगा।
इसमें नोबल गैस इंक्लूडेड है? सॉरी, ये पीरियड में नोबल गैस नहीं, मतलब 17 का सॉरी, टोटल 17 है ना इसमें? 17, 17 मतलब मॉडर्न के हिसाब से। हाँ, मतलब यार वो कंपैरिजन कैसे करें, मॉडर्न का तो पूरा लेआउट ही अलग है ना, इसका लेआउट और मॉडर्न का लेआउट तो कम्प्लीटली अलग है ना, बट नोबल गैसेस इसमें इंक्लूड नहीं थी, नहीं। और कई जगह पे अगर आप देखते हो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस दिखती हैं, इसका मतलब वो है कि फिर वो बाद में ऐड किया गया, क्योंकि ये सारी टेबल एक दिन में डेवलप नहीं हुई है, ये सब बहुत टाइम डेवलप लगा है। तो अगर आप कई कई जगह पे ना वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो लोग नोबल गैस को ऐड कर देते हैं, लेकिन वो काम इन्होंने नहीं किया था, वो उनके बाद किसी ने किया, फिर किसी ने थोड़ा और इंप्रूवमेंट किया होगा, करते करते मोज़ले ने पूरी टेबल ही चेंज कर दी, है ना, ऐसा। हाँ, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखिएगा करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। जरा इसमें लिखिएगा फॉर्मूला, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। हाँ, आपका हेडिंग है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, और उसके अंडर में आपका फॉर्मूला है एटॉमिक वेट इक्वल्स टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। BEUNIN इंडियम AUPT IN BEUIN AUPT। BE कौन सा एलिमेंट है, और UIN AU हाँ गोल्ड, PT क्लास लिखिएगा जरा आगे। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये तो आपके सारे मेरिट्स थे, अब डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला लिखिएगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। It resembles the properties with both 1A and 7A groups. It resembles the properties with both 1A and 7A groups. और ये प्रॉब्लम आज तक है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप 1 में होना चाहिए या ग्रुप 17 में होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आज तक है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जहां रखना है वहां रखो। लेकिन अगर आप किसी भी बहुत स्टैंडर्ड बुक को देखोगे, ऐसा मत करो, इवेंचुअली बहुत दिक्कत होगी, बिलीव मी, ठीक है। नहीं, ये सच में मत करो, यू कैन ट्राई टू रोटेट इट स्लोली, बट ऐसे झटके मत दो, ठीक है।
प्लीज इस बात को समझना कि इट ऑल इट टेक्स वन मोमेंट टू कॉज द स्प्रेन हियर, वन मोमेंट। आप 100 बार सही करोगे चलेगा, वो एक बार ही खराब होगा जब दिक्कत हो जाएगी, है ना। और इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट। थोड़ा थोड़ा आप क्लोज जा रहे हो। हाँ, ये एनर्जी ऑफ फोटोन तब बनता है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले होते हैं आपके गामा रेज, फिर होते हैं आपके एक्स रेज, फिर होते हैं आपके यूवी, फिर एक बहुत थोड़ा सा रीजन होता है विजिबल, विजिबल के बाद होता है आईआर, आईआर के बाद होता है माइक्रो, माइक्रो के बाद होता है रेडियो, और ये पूरा यहां से यहां तक का रीजन कहलाता है ईएम स्पेक्ट्रम। व्हाट डू यू मीन बाय ईएम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब यह है कि आपके पास एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक साथ है। और ईएम का सबसे ज्यादा जो रिसर्च और जो इस थ्योरी को डेवलप करने में जिसका काम हाथ था, वो कौन थे? निकोला टेस्ला। आज की डेट में भी हम ईएम थ्योरीज के बारे में जितना भी जानते हैं उसका 80-90% काम उन्होंने ही किया था। और ईएम वेव्स में बस बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाकी तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में और फिजिक्स में तो आप पढ़ोगे ही, कहां बच के जाओगे, ठीक है। क्लास 12 में तो पूरा चैप्टर है। कुछ ऐसा होता है ईएम वेव्स, आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। हाँ, मतलब एक ही चीज कई जगह अप्लाई हो सकती है ना। ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली वो कहीं और अप्लाई होता है। यहां पे मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चूज कर लो। जैसे ये वाला इसके साथ 90 है, और ये वाला इसके साथ भी 90 है, और ये दोनों आपस में भी 90 है। बात समझ रहे हो आप? तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये होगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं? 90। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मेरा ये होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ेगी, वो उन दोनों के भी परपेंडिकुलर होता है। क्या ईएम वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है? ईएम वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। किस टाइप की वेव्स होती हैं ईएम? लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स, क्योंकि साउंड वेव्स आपकी लॉन्जिट्यूडनल होती हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? एक्स रेज का स्पीड कितना होता होगा? एक्स रेज की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगा, है कि नहीं? एक्स रेज की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि लाइट खुद एक ईएम वेव है ना, है कि नहीं? तो लाइट की स्पीड जितनी है, बाकी सबकी भी स्पीड कितनी होगी? उतनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं आपका ये होता है ना, आपको ये पता भी होगा, H = c/λ। आपका लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम। और यही रीजन है ना कि आप रेड कलर को यूज करते हो ऐसा डेंजर। आप डेंजर कब देखना चाहोगे? मतलब आपके रोड आगे जाके खत्म हो चुकी है, सामने क्लिफ है, आप वो कब देखना चाहोगे? क्लिफ में गिरते हुए या काफी पहले? काफी पहले देखना चाहेंगे ना। तो आप वहां पे ऐसा डेंजर सिग्नल यूज करेंगे जो आपको दूर से दिखाई दे, एंड दैट इज द रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट आपका ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, हाईएस्ट वेवलेंथ। और यही रीजन भी है कि आपका सनसेट और सनराइज ज्यादातर रेड कलर के होते हैं। क्यों? कम रिफ्रैक्शन होता है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में से आता है तो सबसे कम रिफ्रैक्शन होता है। ब्लू लाइट होता है वो स्कैटर्ड कम होता है।
एक सिंपल सा चीज ये भी है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है। एक्चुअली आपका स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो आपके स्काई में, जो आपके ट्रोपोस्फियर में जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स का जो साइज है वो ब्लू लाइट के साइज के ऑलमोस्ट बराबर है। तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमारे को आसमान कैसा दिखता है, ब्लू। लेकिन जब आपका सन मॉर्निंग में या इवनिंग में वो अर्थ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, आपको पता है नून में सबसे पास होता है वो, और सनराइज और सनसेट के वक्त उसका डिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो वहां डिस्टेंस ज्यादा है तो वो एक्चुअली सारी लाइट्स फेंक रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ रेड लाइट ही है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो वो आप तक पहुंच पा रहा है। बाकी सारी लाइट्स क्या हो जा रही हैं, रास्ते में ही खत्म हो जा रही हैं, स्कैटर हो जा रही हैं वो। और इस वजह से आपको सनराइज और सनसेट कैसा दिखाई देता है, प्राइमरी रेड कलर का विद सम शेड्स ऑफ ऑरेंज, क्योंकि वो एक पूरा कंटिन्यूम होता है ना। बात समझ रहे हो आप? ठीक है।